आज की जो कहानी है वो है गुल्ली डंडा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। पाठ को पढ़ने और समझने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस कहानी के जो हमारे लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के विषय में हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं, उनके साहित्यिक परिचय को पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है विषय, जो कहानी है गुल्ली डंडा, उस कहानी को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। और हमने कई बार चैनल पे भी जो है प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को डाल रखा है, और उन वीडियोस को आप देखेंगे, आपको 2 से 3 वीडियोस, क्योंकि ज़्यादातर विषय जो है प्रेमचंद जी के कहानी, उपन्यास वगैरह हर तरीके के सिलेबस में इस्तेमाल होता ही है। तो आपको बहुत सारे प्रेमचंद जी के जीवन परिचय वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और विषय के साथ मिल जाएंगी। जिस चैप्टर के साथ प्रेमचंद जी का हमने जीवन परिचय पढ़ा है, हर जगह ये बात की चर्चा हुई है, जिसे रटने की तो बिल्कुल भी अब बच्चों को ज़रूरत नहीं रह गई कि प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। इनकी जो माता हैं उनका नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राम था। ये लम्ही डाकघर में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका जो बचपन है एवं किशोर जीवन जो है वो संघर्षमय रहा। अब यहाँ पर बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि मैम ने 3 से 4 लाइनें पढ़ दी हैं, उसके बाद जो है कहानी समझाई है या फिर पंक्तियाँ समझाई हैं, हम तो पीछे रह गए, चीज़ें यहाँ पर आपने बीच में छोड़ दी हैं। ये सब कुछ समझाया जाएगा। 3-4 लाइनें, क्योंकि हम 6 और 7th या 5th क्लास के सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम 10th to 12th के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आपको उसी तरीके का हैबिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है कि 3 से 4 या 6 लाइनें भी हो जाती हैं, और अगर आपको उसका ओवरऑल एक आइडिया दिया जा रहा है तो ये इनफ होता है क्लास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर, और वो भी बहुत ही साधारण सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो उनके माता जी हैं जिनका नाम आनंदी देवी है, और प्रेमचंद जी के पिता का नाम मुंशी अजायब राम था, और वो लम्ही के डाकघर में डाक मुंशी थे। और 7 साल की उम्र ही थी तभी उनकी माता का, और 14 साल की वर्ष तक जो है उनकी उस अवस्था में भी पिता का भी देहांत जो है हो जाता है। और इस तरीके से जो उनका बचपन है, किनका, प्रेमचंद जी का जीवन जो है, बचपन जो है, किशोर जीवन भी जो है वो संघर्षमय रहा है, बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष रहा है। इनका जो मूल नाम है, मूल नाम यानी असली नाम जो है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना कि जो प्रेमचंद जी का असली नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव है, और हर बार के जीवन परिचय में ये बात जरूर बताई ही जाती है। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। किनको? प्रेमचंद जी को पढ़ने का शौक जो है इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली, यानी पास कर ली, और स्थानीय विद्यालय में शिक्षक भी नियुक्त हो गए। तो सन 1898 की बात है, मैट्रिक परीक्षा इन्होंने पास कर ली और वहीं के स्थानीय विद्यालय में वो शिक्षक यानी एज अ टीचर जो है वो काम भी करने लगे, नियुक्त हो गए, अपॉइंट हो गए। तो इस तरीके से अब आप आज के टाइम में और उस टाइम में बहुत फ़र्क है। मैट्रिक पास करने के बाद भी जो है आप टीचर की जॉब बड़ी आसानी से पा सकते थे, जैसा कि प्रेमचंद जी जो है उन्होंने मैट्रिक पास किया और स्थानीय विद्यालय में वो शिक्षक भी नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और सन 1910 में इंटर और 1919 में बीए भी पास कर लिया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। जब प्रेमचंद्र जी ने बीए पास कर लिया तो वो उसके बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, और इसी के साथ ही साथ इन्होंने समाज सेवा में भी जोड़ा अपने आप को। और सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीए करने के बाद तो ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद सन 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया कि विधवा विवाह होने चाहिए, और बाल विधवा यानी कि जो बचपन में, क्योंकि बाल विवाह हो जाया करते थे तो कई सारे केसेस ऐसे हो जाते थे जहाँ पर बाल विधवा भी देखने को मिलती थी और उनको अपना सारा जीवन ऐसे बिताना पड़ता था। प्रेमचंद जी ने दूसरा विवाह किया
शिवरानी देवी से। बाल विधवा थी वो, और उन्होंने उनसे विवाह किया, दूसरा विवाह किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के लिए। उनके 3 संतानें हुए, 3 बच्चे थे। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दयानारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। सोजे वतन जो है इनकी एक रचना है जिस पर अंग्रेजी सरकार ने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की, यानी उसे जब्त कर लिया गया, उसे लोगों के सामने आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अपने देश से संबंधित ऐसे विषयों को उन्होंने प्रस्तुत किया था जिसके लिए अंग्रेजी सरकार जो है तैयार नहीं थी, और सोजे वतन पर रोक लगा दी गई और लेखन बंद करने के लिए अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद, और अंग्रेजी सरकार ने प्रेमचंद जी को यह आदेश दिया कि उन्हें अपना लेखन बंद कर देना है। उसके बाद मुंशी दयानारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ कर दिया। अब यह नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। अब इनका असल नाम क्या है? मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव है। सोजे वतन इनकी ऐसी रचना है जिस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी, लेखन बंद करने का आदेश दे दिया। मुंशी दयानारायण जी जो है उन्होंने उनको सलाह दिया कि अब आप प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ करो, और ये नाम आगे चल के बहुत प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में उन्होंने लेखन कार्य नवाब राय के नाम से किया। हम तो उनकी जो भी रचनाएं पढ़ रहे हैं वो हिंदी है, और उनकी बहुत सारी रचनाएं शुरू में उर्दू में आया करती थी, और उर्दू में जब वो रचनाएं किया करते थे तो उनका नाम वहाँ पर उर्दू में एज अ लेखक जो है उनका नाम नवाब राय प्रस्तुत किया जाता था। जो उनका अंतिम उपन्यास है वो मंगलसूत्र है, और उनकी लंबी बीमारी एवं तत्पश्चात निधन, यानी बहुत लंबी बीमारी उनकी चली और उसके बाद उनका जब निधन हो गया उसके कारण पूरा नहीं हो सका। तो जो उनकी एक जो आखिरी उपन्यास था मंगलसूत्र वो पूरा नहीं हुआ था। फिर उनके पुत्र यानी अमृत राय, यानी प्रेमचंद्र जी के जो बेटे हैं जिनका नाम है अमृत राय, उन्होंने इस उपन्यास को पूरा करके पुत्र धर्म का निर्वहन किया, यानी कि पिता के ना रहने के बाद उनके उपन्यास को पूरा करके उन्होंने अपने पुत्र धर्म को निभाया। मुंशी प्रेमचंद्र ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास एवं कहानी जैसे अनेक विधाओं से समृद्ध भी किया। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो है उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सारे जो है ऐसे रचनाएं प्रस्तुत की जिनमें कई विधाएं शामिल है, जैसे कि नाटक, निबंध, उपन्यास एवं कहानी। उन्होंने सिर्फ कहानियां ही नहीं लिखी, उपन्यास ही नहीं लिखे, इवन उन्होंने निबंध भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं। हालांकि उनकी ज़्यादातर कहानियां जो हैं और उपन्यास बहुत फेमस हैं, और जिसके आधार पर युग को जो उन प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंदोत्तर युग नाम से भी आप देखेंगे कि प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा की जाती है। तो ऐसे अनेक विधाओं में से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। समृद्ध किया मतलब कि उन्होंने बहुत सारे रचनाएं दी हैं हिंदी साहित्य को, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य इतने बड़े स्तर पर देखा जाता है। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया। संपादन यानी किसी भी चीज को आप एज अ एडिटर, एज अ आप कह सकते हैं कि कोई बुक है, पुस्तक है, या फिर रचनाएं हैं, या फिर पुस्तकें हैं, ये सब संपादन वो क्या करते। और उसके बाद अनुवाद कार्य, अनुवाद का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेशन। तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो ट्रांसलेट करके भी उनके माध्यम से प्रस्तुत होती। इनको प्रसिद्धि एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में ही मिली। बंगाली के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार जो है शरतचंद्र, जिनकी कहानी हमने पढ़ी है, 11th क्लास में है, आवारा मसीहा, जिनके विषय में है शरतचंद्र। उन्होंने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है इनको। शरतचंद्र जो कि बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, बंगाली साहित्यकार हैं, उन्होंने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट, सम्राट यानी राजा, जो शहंशाह है यानी हेड है। तो उपन्यास में अगर सबसे पहले किसी का नाम लिया जाएगा तो वो कौन है? शरतचंद्र जी के अनुसार वो है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद्र तत्पश्चात उपन्यास सम्राट नाम से प्रसिद्ध ही रहे। इनका रचना संसार जो है इस प्रकार है। अब यहाँ पे इनकी रचनाओं की चर्चा होने जा रही है। इनका रचना संसार इस प्रकार है। नाटक है इनके संग्राम, जो कि 1922 में आई, करबला जो कि 1928 में आई, और इनके कुछ हैं निबंध और लेख, वो हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद्र के निबंध छपते रहे, जिनमें इन्होंने सामाजिक एवं साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद्र के निबंधों का संकलन
यानी प्रेमचंद्र जी ने जितने भी निबंध लिखे हैं उसका संकलन, उसको एकत्रित करके एक जगह रखा गया है जिसका नाम है प्रेमचंद्र विविध प्रसंग। तो कोई भी आपसे पूछे, सिर्फ निबंध का नाम नहीं है, ये पूरे जितने भी निबंध लिखे हैं उसका संकलन है जिसका नाम है प्रेमचंद्र विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग हैं। पहला है प्रेमचंद्र कुछ विचार, नाम की पुस्तकों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध हैं साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला भाग 1, 2, 3 और हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि हैं। इनके अनुवाद, कुछ लेख ऐसे हैं जो ट्रांसलेट किए हुए हैं, जो अनुवाद हैं वो है पहला टॉल्स्टॉय की कहानियाँ जो कि 1923 में आई, और गर्ल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930 ईस्वी में आई, चांदी की डिबिया 1931 ईस्वी में आई और न्याय 1931 ईस्वी में नाम से अनुवाद किया इन्होंने। उसके बाद डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार बात की जा रही है, उनका जो हिसाब बोलता है वो ये कहते हैं कि प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी है। वैसे बताया जाता है कि प्रेमचंद की 300 कहानियां हैं, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य हैं, यानी कि 3 ऐसी कहानियां हैं जो सामने लोगों के आई ही नहीं है, पब्लिक हुई ही नहीं है, या फिर उनके प्रमाण नहीं मिलते, जो भी है उनके अनुसार वो अभी अप्राप्य है, जिनको प्राप्त नहीं किया गया है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है यह तय करना बड़ा ही कठिन है, फिर भी कुछ विद्वान जो है संसार का अनमोल रतन को प्रेमचंद्र की पहली कहानी मानते हैं। तो कुछ यानी कि कुछ अन्य लोग जो है पंच परमेश्वर जो कि सन 1916 में आई उसको प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद्र का जो पहला कहानी संग्रह है, अब यहाँ पर कहानी संग्रह की बात हो रही है, इस बात पर खास ख्याल रखें कि सिर्फ कहानी की बात हो रही है या कहानी संग्रह की। तो उनका जो पहला कहानी संग्रह है वो सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। पहला सप्त सरोज, नवनिधि। आप यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कहानियों की बात नहीं हो रही, ये कहानी संग्रह है प्रेमचंद जी के, जो कि 9 संग्रह है, इनके अंदर ही जो है सारी कहानियां हैं। तो पहला है सप्त सरोज, दूसरा है नवनिधि, तीसरा है प्रेम पूर्णिमा, चौथा है प्रेम पचीसी, पांचवा है प्रेम प्रतिमा, छठा है प्रेम द्वादशी और सातवां है समर यात्रा, आठवां है मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। तो मानसरोवर के नाम से तो बहुत लोग जानते हैं कि मानसरोवर में सारी कहानियां, लेकिन 9 संग्रह हमें देखने को मिलते हैं प्रेमचंद जी के। कफन प्रेमचंद जी की जो है अंतिम कहानी मानी जाती है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये बोला जा रहा है कि अभी हमने पहले पढ़ा कि प्रेमचंद जी की जो आखिरी रचना है वो मंगलसूत्र है, उपन्यास है, जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान देने की जरूरत है। कहानियों में सबसे आखिरी कहानी जो लिखी है प्रेमचंद जी ने, वो प्रेमचंद जी ने कफन लिखी है, और मंगलसूत्र उपन्यास जो है उनके निधन से पहले लिखा जाने वाला उपन्यास है जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वो उनकी अंतिम रचना है। तो प्रेमचंद जी की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियां जो है मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 काल खंडों में बांट सकते हैं। प्रथम 1916 से 1920 तक, द्वितीय है 1620 से 1930 तक, तीसरा है 1930 से 1936 तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। पत्र पत्रिकाएं, 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन और 1930 ईस्वी में हंस मासिक का प्रारंभ, प्रकाशन एवं संपादन तथा 1932 में जागरण साप्ताहिक का संपादन। तो ये इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन भी किया है। अब बात करते हैं उपन्यास की। प्रेमचंद्र जी द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें से काल क्रमानुसार निम्नांकित प्रमुख हैं। पहला है वरदान, जो कि अनुदित है, अनुवाद किया गया है, सन 1921 में आया है ये। प्रेमा 1907 में। तीसरा रूठी रानी 1907 में। चौथा सेवा सदन 1918 में। पांचवा प्रेमाश्रम सन 1921 में। छठा रंगभूमि सन 1925 ईस्वी में। सातवां कायाकल्प सन 1926 में। आठवां निर्मला सन 1927 में। नौवां गबन सन 1931 में। 10वां
कर्मभूमि सन 1932 में, 11वां गोदान सन 1936 में, 12वां मंगलसूत्र जो कि अधूरा था 1948 में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पर जो पाठ है जिसका नाम है गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा जिसे कि हर कोई जानता है कि हर किसी ने वो खेल खेला है, हर किसी ने अगर खेल नहीं भी खेला है तो वो जानता है कि गुल्ली डंडा होता क्या है। पाठ जो कि प्रेमचंद्र जी द्वारा ये लेख रचित है, और गुल्ली डंडा कहानी में लेखक ने क्या बताया उसका यहाँ पे एक परिचय पढ़ते हैं। जो प्रस्तुत कहानी है गुल्ली डंडा में बचपन की यादें सजोई गई हैं। बचपन की यादें हैं इस पाठ में आपको मिलेगा, मुख्य रूप से बचपन की यादें हैं। कहानी जो है बड़े ही कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। इस पाठ के जरिए जो है प्रेमचंद्र जी ये समझाना चाहते हैं कि बड़ी ही कुशलता से, मतलब कि आप में बहुत अच्छी स्किल्स होंगी जब आप भावों को प्रेजेंट कर पाएंगे। लॉजिकली चीज़ों को तो पेश किया जा सकता है, हर कोई पेश कर सकता है, लेकिन भावों को प्रेजेंट करना और हर कोई उससे कनेक्ट कर पाए, इसके लिए एक अच्छी खासी कुशलता चाहिए। और उस कुशलता को यहाँ पर दिखाते हुए प्रेमचंद्र जी ने ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति जब पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है तो एक मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो संबंध होते हैं नैसर्गिक यानी शुद्ध, ये जो संसार में ईश्वर ने एक मनुष्य के बीच में जो प्रेम संबंध बनाया है वो समाप्त कर देती है। कहानी में जो कथा नायक है यानी कहानी का जो नायक है, हीरो है, और गया दोनों बाल सखा है। दो लोगों की चर्चा है यहाँ पर, एक कथा नायक जो कहानी का नायक है और दूसरा गया। ये दोनों क्या हैं? बाल सखा है, बचपन से ही दोस्त है, एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ही बालावस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। हालांकि जैसा कि सभी के साथ होता है, बच्चे ना तो रिश्तों पर इतना ध्यान देते हैं और ना ही बैर भाव पर इतना ध्यान देते हैं। दोस्त हैं, खेलते कूदते हैं, बातें करते हैं और वही उनका जीवन होता है। इसी तरीके से बाल अवस्था में वो दोनों किसी भी भेदभाव को ध्यान में ना रखते हुए और ना ही समझ होते हुए भी जो है उसको साइड में रखते हैं और गुल्ली डंडा खेलते हैं। कथानायक जो कि थानेदार का लड़का था, अब कथानायक, अब यहाँ पे उन दो लड़कों की बात हो रही है। एक जो कथानायक है वो थानेदार का लड़का है और दांव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था। और खेल में क्या होता है? दांव देना ही होता है और दांव देने के विवाद होते हैं जिसमें गया जो है वो उसके हाथों से जो थानेदार का लड़का है वो पिट जाता है, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक जो अब इंजीनियर हो चुका है उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है, अपनी बचपन की यादों को एक बार फिर से जी लेना चाहता है। आज 20 साल के बाद जब वो इंजीनियर बन गया है तो उसी गांव में वापस आता है, अपनी यादों को फिर से जी लेना चाहता है। गया से मिलने की कोशिश करता है और उसके साथ गुल्ली डंडा भी खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह करने पर, निवेदन करने पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नजर नहीं आती है। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अफसरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है। तो यहाँ पर गया और कथानायक के बीच में जो दीवार बनने का काम करती है वो बनती है अफसरी, यानी पद और प्रतिष्ठा। यह दर्शाते हुए जो कहानी का समापन हो जाता है। और इस तरीके से इस कहानी से हमें ये विषय के रूप में मिलता है कि किस तरीके से पद और प्रतिष्ठा दो मनुष्यों के बीच में किस तरीके से एक अधिकारी और एक नौकर होने का भाव पैदा कर देती है और उनमें बहुत बड़ा फासला बना देती है। पाठ शुरू करते हैं और पाठ के जरिए अब इस चीज को पढ़ के और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब यहाँ पर लेखक पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है गुल्ली डंडा, और कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, पर जो गुल्ली डंडा है वो बेस्ट गेम है, वो बहुत ही अच्छा खेल है और खेलों का राजा है। अब चाहे कोई माने या फिर ना माने, हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, अब भी कभी लड़कों को
गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की और ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुल्ली डंडा इतना मज़ेदार खेल है कि मनोरंजन तो है ही, और इसके लिए कोई तैयारी भी जरूरत नहीं होती और ना पैसों का कोई खर्च है। और तुरंत अगर आप राजी हैं खेलने को तो तुरंत की तुरंत तैयारी भी हो जाती है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब ऐब यानी कि कमी है कि उनके सामान बहुत महंगे होते हैं। अब विलायती यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जो विदेशी गेम होते हैं, जो विदेशी खेल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी है कि आप उनके लिए पहले तैयारी करें, और तैयारी करने में भी जो उनके सामान होते हैं वो बहुत महंगे महंगे हैं। अब आप क्रिकेट को ही देख लीजिए, और क्रिकेट के बैट बॉल वगैरह, उसकी पिच वगैरह तैयार की जाती है, सब कुछ कितना महंगा है। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। अब 1 सैकड़ा यानी कि 100 रुपये, उस वक्त के हिसाब से 100 रुपये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेखक के अनुसार वो ये बताना चाहते कि जब तक आप 1 सैकड़ा ना खर्च कर दो तब तक आप खेल शुरू ही नहीं कर सकते। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रे फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है कि जिसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही इतनी बड़ी टीम तैयार करने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को अंग्रेजी चीज़ों के ही पीछे भागना है। अपनी सारी चीज़ों से अरुचि हो चुकी है लोगों को, उसमें कोई रुचि ही नहीं है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3 से 4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। सालाना जो फीस है खेल के लिए 3 से 4 रुपये हर एक बच्चे से जाती है स्कूल में। किसी को ये नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मढ़ते हो? व्यसन मतलब ऐसे ऐसे शौक जो आपके ऊपर भारी पड़ते हो, मढ़ते हो यानी बोझ बनाते हो। ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि मानते हैं कि गुल्ली डंडा ऐसा खेल है, मनोरंजन तो भरपूर देता है, लेकिन उससे थोड़ा सा रिस्क रहता है, आंखों आंखों पर लग जाता है, गहरी चोट आ जाती है। लेकिन लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो उससे भी बड़े नुकसान होते हैं। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। यानी थापी जिसका इस्तेमाल खेल में किया गया है, आज उसका इस्तेमाल बैसाखी की तरह कर रहे हैं। अगर क्योंकि खेल खेल में इतनी ज़्यादा चोट लग गई है कि उस चोट का असर सारा जीवन देख रहे हैं। तो ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना, गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की यानी अमीर लोगों के जो ठाट बाट होते हैं वो प्रदर्शन की यानी शो ऑफ की, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है, और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। अब लेखक बता रहे हैं कि वो तो इन्हीं मीठी यादों में खोए हुए हैं कि किस तरीके से गुल्ली डंडे का खेल और वो माहौल, घर से सुबह सुबह निकल जाना, पेड़ों पर चढ़कर टहनियाँ काटना, उन टहनियों से ही गुल्ली डंडा बना लेना, न वो लड़ाई झगड़े और सीधा सा स्वभाव, लोगों का सरल सा स्वभाव, ना तो छूत अछूत, अमीर गरीब, कोई कोई भेदभाव नहीं है। ये सब अमीराने चोचले जो है बिल्कुल नहीं, ना तो कोई शो ऑफ, ना ही कोई घमंड, कुछ भी नहीं। घर में माँ जो है उनकी दौड़ केवल घर तक के द्वार तक ही है, लेकिन फिर भी मेरा इस तरीके से गुल्ली डंडे में लगे रहने की वजह से उनको मेरा भविष्य जो है अंधकार में सब प्रतीत हो रहा है और उसकी नौका जो है डगमगाती हुई दिख रही है। और मैं हूँ कि मैं पदाने में मस्त हूँ, यानी खेल और खेल के बाद जो उसके
आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो कि दोस्तों के साथ चलते रहते हैं, उनमें ही मस्त हूँ। ना मुझे नहाने की सुधि है ना खाने की, ना मैं नहा रहा हूँ ना खा रहा हूँ। जो रोजाना की दिनचर्या है उसको भी मैं नहीं पूरा कर रहा हूँ, कोई सुध नहीं है मुझे। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। इतनी मिठास भरी हुई है गुल्ली। मेरे हमजोलियों का मतलब होता है जो आपके हम उम्र हों। उसमें एक लड़का है जिसका नाम है गया, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला है, लंबा है, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां हैं। बंदरों की सी चपलता, चपलता यानी चंचलता। आपने बंदरों को देखा है, एक जगह कभी भी शांति से नहीं बैठे, कभी इधर कभी उधर, वही झल्लाहट वही चपलता। अब लेखक जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है उसका नाम है गया, और वही जो है इसकी चर्चा आगे इन्हीं दोनों के जरिए बढ़ने वाली है, गया और कथानायक जो है। अब ये दोनों जो है इन्हीं के जरिए जो है गुल्ली डंडा की चर्चा आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो गया है वो 2-3 साल बड़ा है उनसे, दुबला है, लंबा है, और बंदरों की तरह लंबी लंबी पतली पतलियाँ उसकी उंगलियां हैं। बंदरों की सी चपलता यानी चंचलता है उसमें, बिल्कुल एक जगह ठहरता नहीं है, वही झल्लाहट है। गुल्ली कैसी ही हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत तो निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे, यानी अपने टीम का मेंबर बना लेते थे, अपना साथी बना लेते थे। गोइया मतलब, लेखक बताते हैं कि जो गया है उसकी गुल्ली डंडा के खेल पर ऐसी पकड़ थी जिस तरीके से छिपकली जो है एक कीड़े को देख के अपना निशाना बनाती है और वो निशाना बिल्कुल नहीं चूकता है, वैसे ही जो गया है उसका गुल्ली डंडा के खेल पर इतनी पकड़ थी। जिसकी भी टीम में गया उसकी तो आज जीत निश्चित ही निश्चित है, कोई डाउट्स नहीं है। और लोग भाग कर उसका स्वागत करते थे और अपना टीम मेंबर बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़ता था। अब यहाँ पे पदना पदाना जैसे शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि आप सभी ने अपने बचपन में खेल खेले होंगे, आप खुद से उसके रूल्स तय कर लेते हैं कि अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपको ये मिलेगा और हारने वाले के साथ ये किया जाएगा। वही सिस्टम है यहाँ पर भी, खेल खेल में, गुल्ली डंडा के खेल में। अब अगर गया जो है, गया को सब पता है कि अभी लेखक ने बताया हमें कि गया की इतनी पकड़ है गुल्ली डंडा पे कि अगर उसने खेलना शुरू किया तो जीत तो उसी की ही निश्चित है। लेखक बोल रहे हैं कि फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं झेलने पड़ते हैं और फिर वो इसी में दिन भर मस्त रहते हैं। लेखक बोलते हैं कि ऐसे अवसर पर जब उनको उसके आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं तो अब इस अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है, यानी कि आप जानकारी नहीं रखते हैं लेकिन अगर आप किसी को किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी क्षम्य है, यानी क्षमा योग्य है। लेकिन गया जो है अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़ता था। गया जो है एक बार जीत गया तो वो पदने पदाने के जो प्रक्रिया है उसको पूरा किए बगैर, यानी अपना दांव लिए बगैर तो मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा और इसी के दौरान जब वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए गया से दूर भागता है और गया घर की और अपनी घर की ओर भागने लगता है, अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। कई बार आप देखेंगे दोस्तों में, यार अब की बार छोड़ दे, अब मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने वो किया, यही सब कुछ चल रहा है आम जिंदगी की तरह, जैसे हर बच्चा करता है। अनुनय विनय हाथ पैर जोड़ने की कोशिश की पर कोई असर ही नहीं हुआ। गया ने मुझे दौड़ कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बैर क्यों भाग जाते हो? तो अपनी बारी में तो तुम सब कुछ सिस्टमेटिकली करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो तुम भाग जाते हो, ऐसा क्यों? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूँगा? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊँ ना पीने जाऊँ? हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे गुलाम हो? हाँ, मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा,
कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो, वह तो पेट में चला गया। अब आप देखेंगे नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है जो आम जिंदगी में होती है दो बच्चों के बीच में। अब यहाँ पर जो एक खेल खेला गया, उस खेल के दौरान जो है अब गया का दांव है और जिसके लिए कथानायक जो है अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। और कथानायक अपना पीछा छुड़ाने के लिए पहले तो अनुनय विनय करते हैं, फिर दूर भागते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो अपना एहसान जताते हैं कि मैंने तुम्हें कल अमरूद खिलाया था, उसका ख्याल करो, और फिर भी छोड़ दो। अब गया कहता है कि वो तो पेट में चला गया है। इसके बाद जो होता है वो निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद, तुमने दिया था तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने नहीं गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। अब यहाँ पे कथानायक यही सोचते हैं कि मैंने अमरूद खिलाया तो शायद न्याय मेरी ओर है, मेरे अमरूद खिलाने के एहसान के चलते वो अपना दांव छोड़ देगा। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही अमरूद खिलाया होगा ना। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ कथानायक जो हैं किस तरीके से लेखक जो हैं वो इसी के जरिए जीवन के एक सत्य सामने लाते हैं कि लोग भिक्षा भी जो है लोगों को अपने स्वार्थ के लिए देते हैं। कैसे लोग भिक्षा क्यों देते हैं? उनको लगता है मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, भगवान मुझे इसके अच्छे फल देंगे, और ये हो जाता है क्या, हमारा स्वार्थ। अगर आप निस्वार्थ भाव से ये देखकर कि सामने वाले को हमारे मदद की ज़रूरत है और आप सिर्फ मदद कर रहे हैं, ये जान के नहीं कि ये अच्छे कर्मों में काउंट किया जाता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं भगवान देते हैं, तो वो बिल्कुल भी वो सही बात नहीं होती। वो फिर एक स्वार्थ के अंदर ही आ जाता है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते, ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, यानी कहने का अर्थ है कि 5 पैसे के अमरूद थे जो गया का बाप उसको भी नसीब नहीं होगा। यह सरासर अन्याय था। अब यहाँ पर कथानायक को ऐसा लगता है कि मैंने अमरूद खिलाया, उसके लिहाज में उसको मेरे ऊपर मेरा दांव नहीं लेना चाहिए और उसका लिहाज करना चाहिए उसे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है, अपना दांव लेकर छोड़ेगा गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। यहाँ पर कथानायक को ऐसा लगता है कि वो तो न्याय के बल पर था, पर जो गया है वो अन्याय पर डटा हुआ है, यानी वो गलत कर रहा है उसके साथ, क्योंकि उसने उसको अमरूद खिलाया है तो उसके लिहाज में उसे छोड़ देना चाहिए था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने ना देता। मैंने उसे गाली दी और उसने उससे भी कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। अब आप देख रहे हैं दो छोटे बच्चों में किस तरह की लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। एक सोच रहा है कि मैं तो न्याय कर रहा हूँ, दूसरा सोच रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और दोनों इस तरीके से अपने अपने उस पर खेल पर डटे हुए हैं। यहाँ हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो गया जो है उसे जाने नहीं देता। कथानायक उन्हें गाली देते हैं, गया उसको उससे भी बढ़कर गाली देता है और गाली के साथ एक चांटा भी मार देता है, और इस पर कथानायक उसे दांत से काट लेते हैं और वो उसके बदले पीठ पर एक डंडा जमा देता है, यानी डंडे से वार कर देता है, और इस तरीके से वो रोने लगता है। कथानायक जब रोने लगते हैं तो गया जो है इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका, यानी उसके आगे वो कुछ नहीं कर सका जब वो रोने लगा, और इस तरीके से वो वहाँ से भाग जाता है। गया वहाँ से भाग जाता है। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, यानी वो एक नाटक था अपने आप को बचाने का, और डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुँचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जिनमें किसी भी तरीके का भेदभाव, छूत अछूत, गरीबी अमीरी, छोटा बड़ा कुछ भी जानकारी नहीं, लेकिन वो ये जानते हैं कि मैं एक थानेदार का लड़का हूँ और मेरा प्रभाव बड़ा है, और इस तरीके से एक अदने से लड़के से मैं पिट गया, और इस बेइज्जती को उन्होंने घर में और भी ज़्यादा बेइज्जती होती, इस वजह से घर में भी नहीं बताया, और इस तरीके से ये बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। किसका? कथानायक के पिताजी का, जो कि थानेदार थे, वहाँ से तबादला हो गया।
नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। अब जो कथानायक हैं वो छोटे हैं, उनको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी और इसके लिए वो खुश थे। और अपने हमजोलियों से जिनके साथ वो दिन रात खेला करते थे उससे बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख ही नहीं हुआ उन्हें। पिताजी दुखी थे। ये बड़ी आमदनी की जगह थी। पिताजी वहाँ से तबादले के कारण दुखी थे और उसके पीछे का कारण ये था कि ये जगह जो है उनकी बड़ी आमदनी की जगह थी। और अम्मा जी भी दुखी थी क्योंकि यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की जो स्त्रियां हैं उनसे घेराव सा हो गया था, दोस्ती सी हो गई थी। लेकिन मारे खुशी के फूला नहीं समाता था। कौन? यहाँ पर कथानायक जो है वो तो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे धर वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। अब यहाँ लेखक जो है अपने हमजोलियों से, अपने दोस्तों से शेखिया बगा रहे हैं कि वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। जेहल यानी जेल। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। और आप सभी ने महसूस किया होगा कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें, जो कि एक आपका एक ग्रुप है, आपने मान लीजिए कि सभी ग्रुप में एक नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए क्लास में, लेकिन आप सबसे बेहतरीन कोई अच्छी ब्रांडेड पेंसिल ले आए या पेन ले आए तो बाकी बच्चे जो है ऐसी निगाहों से देखते हैं कि उनके पास तो नहीं है और शायद वो ऐसी पेन कभी ले भी ना पाए। ऐसा ही हाल यहाँ पे कथानायक का है। जब पिताजी के तबादला होने की वजह से दूसरी जगह जा रहे हैं और बहुत खुश हैं, अपने दोस्तों में अपनी शेखी बगा रहे हैं कि अब तो वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मौज ही मौज है। बाकी बच्चे जो है फैली हुई और हैरान हुई आंखों से चकित मुद्रा से देख रहे थे और उनकी मुद्रा बतला रही थी, यानी कि जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति होती है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। और ऐसे लग रहा था उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि बच्चे फील कर रहे हैं कि भाई तुम तो किस्मत वाले हो, हमको तो इसी गांव में ही रहना है, उजड़ गांव में, यहीं पे ही जीना भी है और मरना भी यहीं पे ही है, जाओ तुम तो भैया मौज करो। 20 साल गुजर जाते हैं और मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंच जाता हूं और डाक बंगले में ठहरता हूं। अब 20 साल बीत चुके हैं। तबादले के बाद 20 साल बीत गए हैं। कथानायक जो है इंजीनियर भी बन चुके हैं और इंजीनियर बनने के साथ ही उस जिले का दौरा करते हैं जहां पर उन्होंने अपना ये बचपन गया के साथ बिताया था, जिसकी चर्चा उन्होंने पाठ में शुरू में की है। अब उसी कस्बे में पहुंचते हैं और डाक बंगले में ठहर जाते हैं। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां, मधुर मीठी बाल बच्चों की स्मृतियां, बाल बचपन की स्मृतियां हृदय में जाग उठती हैं कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थल यानी खेलने की जगहों को देखने के लिए व्याकुल यानी बेचैन हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित नहीं था। 20 साल बीत चुके हैं और परिचित नाम क्या है? गया, जिसके साथ उन्होंने वहां पे बचपन बिताया है। और इसके अलावा वहां पे कुछ भी परिचित नहीं था। जहां खंडहर था वहां आज पक्के मकान खड़े हैं। उस जगह की जहां पर एक वक्त पर पिता के तबादले होने के साथ वो निकल जाते हैं दूसरी जगह पर और बाकी बच्चे जो है ये कहते हैं कि हमें तो इस उजड़ ही ग्राम में ही जीना है और यहीं मरना भी है। आज जब 20 साल बाद इंजीनियर बनकर कथानायक यहाँ आए हैं तो वो देखते हैं कि वो जगह जो एक खंडहर थी पहले, वो आज पक्के मकान बनकर वहाँ पर खड़े हैं। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ पर अब सुंदर बगीचा है। स्थान की तो काया पलट ही हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान नहीं होता, यानी कि अगर आपके पास उसका नाम और एड्रेस नहीं होता तो शायद वो इस जगह को पहचान भी नहीं पाते। बचपन की संचित यानी इकट्ठी की हुई और स्मृतियां तो अमर होती हैं क्योंकि वो मरती नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होती, यादें तो यूं ही बनी रहती हैं।
बाँह खोले अपने उस पुराने मित्र से गले मिलने की और अधीर हो रही थी, यानी कि बेचैन हो रही थी। अब जो कथानायक हैं अब इस जगह पर जब आ गए हैं तो अपने बचपन की सारी यादें उन्हें बाँह खोले उनका जैसे स्वागत कर रही हैं और सारी यादें उनको ताज़ा हो रही थी और ऐसा मन कर रहा था कि पुराने मित्र मिल जाए तो उन्हें गले से लगा ले, ऐसी बेचैनी हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैंने अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो वो कैसा होता है, अपने साहबी ठाठ में उसके पास एक रौब होता है और अधिकार के आवरण में, यानी आवरण, ये सारी लेयर्स जो हैं उसको उसका अफसर होने का एहसास कराती हैं। और इस वक्त उस आवरण को वो जैसे छोड़ चुके हों, इस फील को छोड़ चुके हों कि वो अफसर हैं और एक साहबी ठाठ में रहना, रौब में रहना और अपने अधिकार के आवरण में रहना उनकी आदत सी हो गई है। लेकिन जिस जगह पर वो खड़े हैं अपनी बचपन की यादों को लिए, वहाँ पर ये सब कुछ वो छूट चुका है, भूल चुके हैं। जाकर एक लड़के से पूछते हैं, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो? शायद वही हो। हाँ है तो, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो, डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं, कुछ खबर है? मतई तो मर गया और दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। सरकार तो यानी कि यहाँ पर अब वो 2 दोस्त जो बचपन में जिनकी गुल्ली डंडा की कहानी हमने पहले पढ़ी है, वो इस वक्त आप धीरे धीरे देखेंगे कि प्रतिष्ठा बीच में आने की वजह से, पद बीच में आने की वजह से किस तरीके से सरकार और नौकर जैसा भाव यहाँ पर मौजूद दिख रहा है। गया कहता है सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, यानी कि यहाँ पर जो कथानायक है वो पहले ही बहुत बड़े जहीन थे, यानी कि बहुत बुद्धिमान थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। गया जो है अब, क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका है, 20 साल का समय बीत चुका है, हर किसी की अपनी एक फैमिली है, उसकी ज़रूरतें हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में उलझ जाता है और उसी दौड़ भाग में रच बस जाता है और बहुत सारी मैच्योरिटी भी आ जाती है। और अब तो गया देख रहा है कि वो इंजीनियर होके आ गए हैं, तो एक अफसर से वो क्या बचपन जैसी लड़ाई और झगड़ा और उसका क्या जोड़। गया बड़ी मुश्किल से राजी होता है इस वजह से, अपने अपने स्थिति से, और सामने जो कथानायक खड़े हैं जो कि इंजीनियर बन चुके हैं उनकी स्थिति से वो वाकिफ़ है और उसके बीच जो लोगों में हम दोनों के बीच में जो ये अंतर आ गया है उसको भी बहुत अच्छे से समझता है और उसकी इज्जत करते हुए वो राजी हो जाता है। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और गया उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। 2 इतने अच्छे खासी उम्र के लोग अगर गुल्ली डंडा खेलेंगे तो गांव के और कस्बे के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और बड़ी हैरानी से देखेंगे। इसलिए दोनों ने तय किया कि थोड़ा दूर जाकर एकांत में खेलेंगे। इस भीड़ में आनंद भी कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा भी नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलेंगे। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा, मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर
ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चल पड़े। मोटर यानी गाड़ी। साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। यानी कि अब गंभीर भाव धारण किया है, यानी कि जो कथानायक है वो तो सच में एकदम तैयार है कि आज गुल्ली डंडा खेलेंगे, बचपन का वह स्वाद फिर से लेंगे। लेकिन गया जो है इस बात को अभी भी मजाक में ले रहा था कि शायद ऐसे ही कह दिया होगा। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता थी और आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। यानी कि अंतर हो जाना, कि वो अपने आप को एक मजदूर समझ रहा है और मैं ठहरा एक साहब। हम दोनों के बीच में ये जो अंतर है, अब वो बचपन वाली दोस्ती को दोबारा बनाकर नहीं रख सकती है। शायद वो इसी बात को सोचकर हिचकिचा रहा है और उस अंतर को बनाए रखना चाहता है। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना, गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन लेखना खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। अब गया जो है ऐसा जवाब देता है यहाँ पर कि साहब मैं आपको याद करूँ, मैं कहाँ इस लायक हूँ। मेरे भाग्य में आप जैसे साहब के साथ कुछ दिन खेलना बदा था, वो मैं खेल गया, नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ और ना धन में। कुछ ऐसी ही मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। कैसे मिठास? कैसी? कि वो बचपन है और वो बचपन की याद है। वो अब उतनी इज्जत पाने में, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में वो रस नहीं है, वो मिठास नहीं है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है। अब दोनों लोग कहाँ आ गए हैं? भीमताल आ गए हैं। यहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। यहाँ पर कथानायक याद करते हैं कि बचपन में वो एक वक्त पर यहाँ पर आया करते थे और कमल पुष्प तोड़ कर ले जाते थे और कान में उसके झुमके बनाकर कानों में डाला करते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। जेठ की संध्या यानी जेठ का माह है और इसकी जो संध्या है शाम के समय में आप देखेंगे कि जेठ की गर्मी में, यानी आप समझ लीजिए कि मई की जो गर्मी है उसमें जब शाम को सूरज ढलता है तो किस तरीके से संतरी संतरी चारों ओर हो जाता है, वही केसर सा रंग जो है उसमें डूबा चला जा रहा है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया, मैं जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। ये क्या हो रहा है? बचपन में तो गुल्ली जैसे गया के हाथों में ही जाकर गिरा करती थी। ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाया करती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि कथानायक ये बताना चाह रहे हैं कि बचपन में जब ये खेल खेला जाता था तो ऐसी पकड़ थी गया की इस खेल पर कि ऐसा लगता था कि गुल्ली कहीं पे भी उड़े, वो गया की हथेलियों को ढूंढकर उसी में आकर रुकती थी। जैसे गुल्लियों पर उसने वशीकरण कर रखा हो। नई गुल्ली हो, पुरानी गुल्ली हो, छोटी गुल्ली हो, बड़ी गुल्ली हो, नोकदार गुल्ली हो, सपाट गुल्ली हो, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। यानी कि लेखक अब यहाँ पर कथानायक देख रहे हैं कि जैसे गया जो है उसको इस खेल की प्रैक्टिस नहीं रही है। अब यहाँ पर जो है कथानायक अब यहाँ पर धांधलियाँ, यानी कि यहाँ पर गया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के नियम बताकर अपनी जीत पक्की कर रहे हैं। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हुच जाने पर यानी आउट हो जाने पर भी वो खेले जा रहे थे, जबकि आउट होने पर तो आपको जो है खेल से निकल जाने के बाद जो है दूसरी पार्टी की बारी आ जाती है। लेकिन हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी,
शास्त्र के अनुसार यानी कि नियम के अनुसार अब गया की बारी आनी चाहिए थी, पर गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर जग गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टाँट लगाता। गया वह सारी बेकायदगियां देख रहा था। गया को ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, पर गया जो है अपने और अपने दोस्त के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरीके से समझता था और उसकी इज्जत करते हुए इन सारी कायदगियां जो है उनको देखकर भी उनको इग्नोर कर रहा था, पर कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे उसे वे सब कायदे कानून भूल गए हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली इसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती थी, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ गई। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई है लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया और इस तरीके से यहाँ पर खेल में गलत बोलने के बाद भी कि ऐसा नहीं हुआ है और उसके बाद भी गया जो है किसी भी तरीके का असंतोष प्रकट नहीं करता है। कहने का मतलब कि दूसरी टीम जो है हमेशा बोलेगी कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है और तुम आउट हो खेल से, लेकिन गया जो है कुछ भी रिस्पॉन्स ऐसा कर ही नहीं रहा, वो असंतोष प्रकट ही नहीं कर रहा है। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसे घपला करके जीता और बचता। अब यहाँ पर इंजीनियर साहब को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने बचपन में ये चीज़ें की होती तो बिल्कुल भी ना मैं जीतता और न बच पाता, ये घपला होने नहीं दिया जाता मेरे से। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता और लेकिन आज मैं इसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा हूँ। गधा है, सारी बातें भूल गया। और इंजीनियर को लगता है कि जो गया है वो सारा खेल भूल चुका है, सारे कायदे कानून भूल चुका है, इसे कुछ नहीं आता। मैं इसको इतनी देर से बेवकूफ़ बना रहा हूँ और ये बेवकूफ़ बनता जा रहा है। गधा है, सारी बातें भूल गया है। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका, लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गैला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई। टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने देखा लगते? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से लग गई हो तो? मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। यानी यहाँ पर अब कथानायक जो भी कुछ बोल रहे हैं, गया उसे बड़ी ही सरलता से स्वीकार कर ले रहा है, ये देखते हुए भी कि ये गलत है। हम दोनों ने ही देखा है कि किस तरीके से गुल्ली टकराई है डंडे से, फिर भी गया ने वो स्वीकार किया जो यहाँ पर कथानायक बोल रहे हैं। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ नहीं आती। फिर मैंने पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली, यानी कि सामने हर कोई देख रहा है, प्रत्यक्ष धांधली कर रहा है, उसके बाद भी गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर दिया। और इस तरीके से धांधली पे धांधली किए जाने के बाद अब जो है यहाँ पर कथानायक जो है अपनी उदारता दिखाते हुए अब गया को दांव देने की कोशिश करते हैं। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, इन्हें जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। यानी कल अगर इसकी बारी आएगी तो ये तो बहुत देर खेलेगा और फिर पता नहीं कब तक मामला साफ होगा। तो यहाँ पर मामला जो है अभी साफ कर लेना अच्छा होगा, और अगर नहीं तो कल सारा दिन इसका होगा, क्योंकि इसकी अच्छी पकड़ है, हो सकता है ये अभी भी खेलना जानता हो। गया ने कहा, नहीं नहीं अभी बहुत यहाँ पर अभी कथानायक जो है बोलते हैं नहीं नहीं अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। और यहाँ पर वो चालाकी करते हैं कि संध्या हो गई है, यानी कि शाम हो गई है और जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ पर जल्दी जो है इस गेम को ख़त्म कर लिया जाएगा, कोई कुछ रिमेन नहीं रह जाएगा। गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं, मतलब कोई बात नहीं। गया ने पदाना शुरू किया। अब यहाँ पर गया मान जाता है और गया भी अपनी बारी जो है ले लेता है और शुरू करता है पदाना।
यानी उसकी गेम शुरू होती है। पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार टाँट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया, यानी दोनों बार ही वो खेल से आउट हो गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट ही में अपने दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया इस तरीके से, एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में ऊंच गए। अब इस तरीके से यहाँ पर वो पूरे एटीट्यूड के साथ बोलते, अरे एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में ऊंच गए, इतनी जल्दी गेम से निकल गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं क्या? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जाकर बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए, और इस तरीके से गेम खत्म होता है। और गया बोलता है कि भैया अब समय ही कहाँ मिलता है, क्या हाँ खेलें और क्या खेलें। और फिर उसके बाद गेम खत्म होने के बाद दोनों ही गाड़ी पर जाकर बैठते हैं, और चिराग जलते जलते, यानी कि शाम के समय में दिया जलाने के वक्त तक हर कोई अपने पड़ाव पर पहुंच गया। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुरानी खिलाड़ी आएंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं मैं। तो यहाँ पर गया बोलता है कि कल यहाँ पर गुल्ली डंडे का खेल है, जब तुम फ्री हो तो बताओ, मैं तभी सभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दे दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी, कई मेरे लड़कपन के साथी भी निकले उसमें। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। खेल शुरू होता है। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य यानी निपुण यानी कौशल यानी स्किल देखकर मैं चकित हो गया। आज जब वो खेल देखने आया, यानी कथानायक जब खेल खेलने देखने के लिए आते हैं जहाँ पर उसे इनवाइट किया गया है, तब वो गया का वही बचपन से भी ज़्यादा वाला स्किलफुल होना देखते हैं। क्या खेल खेल रहा है वो। टाँट लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। यानी लड़कपन में तो बहुत ही माहिर था खेल खेलने में, पर वो आज जो दिखा रहा है वो प्रौढ़ता, यानी कि एक स्किल्ड जो प्लेयर होता है वो दिख रहा है। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, यानी गुल्ली जो है एक डंडा मारने पर 200 गज की दूरी पर जाकर गिरती। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया और गया का तमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में नहीं था क्योंकि वो इनवाइट किया गया, खाली गेम देखने के लिए आया था आज। पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था। उसने, जो कथानायक हैं, अपने लड़कपन का यानी अपने बचपन का वो खेल खेलकर उस मिठास को महसूस करने के लिए ही गया को बहला फुसला कर खेलने के लिए ले गए थे। लेकिन गया ने अपने और कथानायक के बीच के अंतर की इज्जत रखते हुए अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसे अब कुछ भी याद नहीं रहा है। लेकिन आज का खेल देखकर मुझे उस लड़कपन का आनंद मिल गया है, इन दूसरों को खेलते हुए देखकर, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेल नहीं खेला है, केवल खेलने का बहाना किया है। उसने मुझे दया का पात्र समझा है। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था, यानी मेरे पद और प्रतिष्ठा का मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, और ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई थी। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, पर मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचार्य नहीं पा सकता। जब पद और प्रतिष्ठा दो लोगों के बीच में आ जाती है तब व्यक्ति किसी का लिहाज पा सकता है, अदब पा सकता है। लिहाज और अदब क्या होता है? आप पद में बड़े हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति अगर आपका लिहाज कर रहा है, अदब कर रहा है, तो उस गलत को भी वो नकार देता है, इग्नोर कर देता है। वो लिहाज हो जाता है, आपका अदब हो जाता है। पर आप साहचर्य नहीं पा सकते हैं, साथ नहीं पा सकते हैं, वो साथी नहीं पा सकते हैं। आपके पास सिर्फ लिहाज और अदब ही रह जाता है पाने को। लड़कपन था
तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद भी नहीं था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया का योग्य रह गया हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। इस पंक्ति में बहुत बड़ा अर्थ छुपा है। वो कहते हैं वो बड़ा हो गया है, कौन? गया। मैं छोटा हो गया हूँ, कौन? कथानायक। कथानायक इंजीनियर हैं, लेकिन वो लोगों का सिर्फ अदब और लिहाज पाते हैं, लोगों का साथ नहीं पा सकते हैं अब, इसलिए वो छोटे हो गए हैं। और गया जो है वो बड़ा हो गया है, क्योंकि वो मजदूर होने के बाद भी वो इतना बड़ा है कि वो किस तरीके से अपने और अपने साथी के बीच में एक बड़ा अंतर होने के बाद वो उसको इज्जत दे रहा है, बहुत स्किलफुल होने के बाद हुई। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि पद और प्रतिष्ठा दो लोगों के बीच में कितना बड़ा अंतर जो है ला देती है। और इस तरीके से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो तो बड़ा हो गया पर मैं छोटा हो गया हूँ।